ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। जींद नरवाना नेशनल हाईवे रोड पर फिलहाल बैठे हैं, यानी ये कैसकाबाई खटकड़ टोल प्लाजा फिलहाल बैठे हैं और अपने साथ बैठे हैं उचाना के पास पड़ा गांव पालवा। मास्टर जी हैं प्रदीप पालवा और 3 दिन पहले कुछ बोले थे ये इस आंदोलन में और 8-7 मिनट इतना बोले थे कि ये कैसकूं फेसबुक पे लाखों करोड़ों की संख्या में व्यूवर्स गए हैं और यूट्यूब पर भी बड़ी अच्छी चली है वीडियो। यानी आप जो लोग दर्शकों के कुछ कमेंट आए, पर्सनली फ़ोन भी आए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि सोनू भाई इन भाई का इंटरव्यू करो, थोड़ा परिचित करवाओ इन तक कौन है कौन नहीं, तो थोड़ा परिचय भी करवावांगे और 2-4 जो बात हैं आपने जो बात बताई है उन बातों पर भी इन तक बात करेंगे। तो मास्टर जी सबसे पहले अपना राम राम। राम राम भाई। आप एक बार अपना पूरा परिचय दे दो जी। भाई प्रदीप पालवा, मेरा गांव पालवा है, उचाना के साथ लगता ही कस्बा है, ये सटा हुआ गांव है बिल्कुल। और मैं एमफिल तक मैंने पढ़ाई की है। अच्छा जी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है और पिछले 10-12 साल से टीचिंग के क्षेत्र में अपना काम लगे हो। तो मास्टर जी उस दिन आप बोल रहे थे आंदोलन में आपने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए थे और सवाल नहीं, मैं कहूँ आपने पहली बार शायद इतना हौसला दिखाया था कि बिल्कुल पुलिस वाले की तरफ मुंह करके उन तक जवाब मांगे थे और पुलिस वाले चुप थे, हालांकि उनकी ड्यूटी हो उसका है, उनको परमिशन ना हो किसी का जवाब देने की, लेकिन आपने बड़े मतलब अजब सा रवैयत है उनके सवाल मांगे थे। तो क्यों आपने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया था? पुलिस प्रशासन पे इसलिए सवाल उठाया क्योंकि उचाना में ना पिछले 1 सप्ताह में 2 वारदात हो गई। एक मर्डर हो गया, एक को गोली मार दी गई। और जो कोई ना उचाना का ना प्रतिनिधि है, ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, उसके लिए जब इतनी प्रोटेक्शन दे सकते हैं तो इतने लोग हैं, इनका जिम्मेवार कौन है? सेवा, सुरक्षा, सहयोग जो पुलिस कहती है, उस पुलिस लोगों के अंदर वो विश्वास जगाए कि हम आपके साथ खड़े हैं। पुलिस खड़ी किसके साथ है वो आप सबने देखा। और जबकि सरेआम क्या इनके हौसले इतने बुलंद हो गए बदमाशों को कोई भी गोली मारे और आराम से चला जाए, निकल जाए। बिल्कुल उस दिन एक घटना और हुई है। हाँ, सुरबरा के अंदर हुआ, महिला बैंक मित्र जो होती है उसको गोली मार दी गई। तो कहते हैं इसलिए कह रहे हैं कि प्रशासन को पहले अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभानी चाहिए ताकि जनता इनका साथ दे। एक बात रोकूं हम आपकी बात बीच में मास्टर जी, एक बात और आवा हो रहा है, आपने प्रशासन पर सवाल उठाया और उसका ऊपर जो मंत्री कह लो या बड़े जो और नेता हैं उनका फ़ोन आया हो, उन एसपी डीएसपी मतलब डीसी के पास फ़ोन करे हो, तो उन पुलिस वालों की तो मजबूरी थी अपनी ड्यूटी करना। हो सकता है प्रशासनिक मजबूरियां हों, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि लोगों के अंदर ही उनके प्रति विश्वास पैदा हो जाए। लेकिन एक बात भी तो क्या करा अपने देसी भाषा में, हाँ जी की नौकरी ना जी, अगर भाई आगे तो कुछ कह भी नहीं सकते, नौकरी चली जाओ बालक भूखे भूखे मरेंगे कोई भी। जब जनता की बात आती है तो फिर वो जनता को कैसे रोक लेते हैं? वहाँ पे किसान क्या करने गए थे? क्या कुछ तोड़फोड़ करने गए थे? सिर्फ यही तो कहने आए थे कि है ना, जो जगदीश सियाग जी हैं वो यहाँ आना बंद कर दें। जब तक किसान आंदोलन चलता है वो अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ अपने घर से चलाएं, चंडीगढ़ से चलाएं, तो यहाँ मत आएँ। भाईचारा आपस में बिगड़ रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है, तो ये बात उनको भी समझनी चाहिए कि यहाँ कोई तोड़फोड़ करने नहीं आए। संयुक्त किसान मोर्चा के जो लोग हैं आज 117-18 दिन से वहाँ पे बैठे हैं। क्या कभी किसी शोरूम को किसी ने पत्थर मारा? क्या किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी हुई? जब ये चीज़ें नहीं हो रही है तो फिर ये लोग कैसे करेंगे? हमारे साथ तो बहू बेटियाँ थी, हमारी माताएँ थी, हमारी बहनें थी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हम लोगों के ऊपर है। तो हम ऐसी घटनाएं कैसे कर सकते हैं जिससे प्रशासन पे कोई उंगली उठे? प्रशासन को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, किसान ऐसी कोई भी घटना नहीं करेगा जिससे समाज में उनका सर नीचा हो। एक चीज़ और आई है, जिस दिन वो धरना प्रदर्शन उनका गेट का बाहर होया उससे पहले एक वार्ता करी है जगदीश सियाग ने। उसने ये कहा कि जगदीश सियाग को निशाना बनाया जा रहा है, केवल जगदीश सियाग का विरोध कर रहे हैं उर के लोग, जींद उचाना आसपास के। यहाँ तक क्यों नहीं है कि बाकी वीरेंद्र है या और भी कोई कांग्रेस उनका कोई विरोध नहीं करा कि जगदीश सियाग को ऊपर निशाना क्यों है? जगदीश सियाग को पहले भी अल्टीमेटम दिया गया था। प्रशासनिक लोग यहाँ टोल पर भी आए थे, उनको कह दिया गया था कि वो ना आए, वो फिर भी आए। उसके बाद तो एसडीएम को भी ज्ञापन दिया है ना, फिर भी वो आए। वीरेंद्र सिंह सार्वजनिक प्रोग्राम करने नहीं आया, और जब उसका सार्वजनिक प्रोग्राम था कॉलेज के अंदर, राजीव गांधी कॉलेज के अंदर कोई साहित्य गोष्ठी का प्रोग्राम था, जब टोल वालों को ये बात पता चली तो 6 तारीख का ये कार्यक्रम था कि वीरेंद्र सिंह को काले झंडे दिखाएंगे, साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी दिखाएंगे कि वो भाजपा नेता के प्रोग्राम में क्या लेने आ रहा है। लेकिन उनका प्रोग्राम रद्द हुआ। 25 तारीख को कल सांपड़ा के अंदर प्रोग्राम है। भारतीय किसान यूनियन का आह्वान है कि वहाँ भी काले झंडे दिखाए जाएंगे, विरोध किया जाएगा। जो नेता किसान के साथ नहीं है
ना तन से ना मन से, दिखावे से कुछ नहीं होता। उसका लड़का जो विजेंद्र सिंह सांसद है हिसार से, अब जब वो खुद मेज थपथपा के आया संसद के अंदर और वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हम लोगों के साइन करवा के मोदी को भेज रहे हैं, फिर अपने लड़के को दे दो चिट्ठी, वो जाके मोदी को दे दो। सांसद है वो, उनकी बात तो सुनेगा कम से कम। तो फिर ये डाक का माध्यम क्या है, ये बात समझ नहीं आ रही है। क्या वीरेंद्र सिंह 2016 वाली पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? क्या प्रेशर पॉलिटिक्स के सारे अपने मंत्री लड़के को मंत्री बनवाना चाहते हैं? कभी कहते हैं कि 5 सांसद इस्तीफा देंगे, 5 सांसद इस्तीफा देंगे, और वो न्यूज़ छपती है जींद भास्कर पे, जींद केसरी पे, एक राष्ट्रीय लेवल की न्यूज़। 5 किसी सत्ताधारी पार्टी के सांसद पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं और वो 3rd पेज पे न्यूज़ छप रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। हम विरोध करेंगे, किसान हर कीमत पे, हर बात का इनका जो ये विरोध करें, किसानों का विरोध इनका भी करेंगे। चाहे वीरेंद्र सिंह है, चाहे विजेंद्र सिंह है, चाहे मैडम प्रेमलता है, चाहे जगदीश सियाग है, चाहे दुष्यंत चौटाला है। कुछ लोगों ने, हालांकि ऐसी बात नहीं है, आपकी सराहना भी करी उस वीडियो से, लेकिन कुछ लोगों ने आपका ऊपर एक सवाल भी उठाया कि ये बंदा ठीक है, जो भी बोल रहा है ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस पर क्यों नहीं बोल रहा? कांग्रेस को लेकर फिर आपके क्या विचार रहेंगे? कौन सी कांग्रेस पे बोल रहे हैं? कांग्रेस सत्ता में है। सवाल किससे पूछे हैं? सत्ता पक्ष से पूछे कि विपक्ष से पूछें? और जब विपक्ष वाले टोल पे आ रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, मैं तो सत्ता पक्ष वाले लोग भी आए, हम उनसे भी सवाल पूछना बंद कर देंगे। दुष्यंत चौटाला में हिम्मत है तो आओ टोल पे बैठो लोगों के बीच, उनसे सवाल क्यों पूछेंगे? फिर बात तो तब है ना जब वो आ नहीं रहे हैं, जब वो हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। जब किसान के समर्थन में आ जाएंगे तो फिर सवाल खत्म हो जाएंगे। ये बात उनको समझनी चाहिए। दुष्यंत का व्यक्तिगत रूप से विरोध नहीं है कोई, दुष्यंत का विरोध है किसान बिलों के समर्थन में वो सरकार के साथ खड़े हैं। आज वो सरकार को छोड़ के आ जाएं, इस्तीफा दे के आ जाएं, हमें क्या दिक्कत है? हमारी लड़ाई सरकार के साथ नहीं है, सरकार के जो किसान बिल हैं, जो काले बिल हैं, इनके खिलाफ लड़ाई है। सरकार तो पहले भी थी, सरकार आज भी, सरकार आगे भी रहेगी। सरकार ये कह रही है कि इन बिना बिलों में काला के है, बता दो। अगर बिलों में कुछ काला नहीं था तो आपने 12 दौर की फिर मीटिंग क्यों की? आप क्यों सहमत थे कि हम 18 संशोधन कर देंगे? आप क्यों कह रहे थे हम इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को रद्द कर देंगे? आप तो ये भी कहा कि आपने कि जो पराली जलाने पे 1 करोड़ का जुर्माना किया गया था, हम उसको भी बंद कर देंगे। हम 1.5 साल तक इसको पोस्टपोन कर देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में लेके क्यों गए? अगर इनमें कुछ काला था ही नहीं तो फिर आप 1.5 साल के लिए पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं? और आपको 12 दौर में ये बात समझ में नहीं आई, जो 40 किसान नेता थे आपको समझा रहे थे, आपकी मेज पे बैठे थे, तो आप सिर्फ ये दिखावे के लिए क्यों कह रहे हैं? संसद के अंदर आप ये कह रहे हैं कि इसमें काला क्या है। अगर आज भी आप ये लोग धरने पे बैठे हैं, आज भी आपको समझ में नहीं है कि इसके अंदर काला क्या है। 3 बिल, अब की बार आप खुद कह रहे हैं कि मंडी जो है सरकार है किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा डाल देगी। मंडी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। मंडी में टैक्स है और मंडी के बाहर टैक्स नहीं है। एक देश के अंदर 2 मंडियाँ कैसे चलेगी? एक टैक्स वाली मंडी और एक बिना टैक्स वाली मंडी। कहाँ जाएगा व्यापारी? कहाँ से खरीदेगा? बिना टैक्स वाली मंडी से खरीदेगा। नुकसान किसको होना था? सरकार को। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार कहती हमें तो एक भी दाना नहीं खरीदना है। दाना कौन खरीदेगा? प्राइवेट एजेंसी खरीदेगी। इसलिए उन्होंने बाहर कर दिया ये सारा कुछ। लेकिन दुष्यंत चौटाला तो ये कह रहे हैं कि ना मंडी खत्म होगी, ना एमएसपी खत्म होगा, और 24 घंटे के अंदर यानी 48 घंटे के अंदर किसाना की जो पेमेंट है वो उनका खत्म होगी। उनने ये भी कही अगर सरकार ने एमएसपी के साथ छेड़छाड़ करी तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। दुष्यंत ने पिछली बार ये भी कहा था कि बोनस मिलेगा। गेहूं का बोनस मिला। 5-5 किलो गेहूं किसानों की काट ली गई और फिर उनको घर में सारी गेहूं डलवा दी गई कि मैसेज आएगा, मैसेज में आप तब मंडी में लेके आना। बिल्कुल। कभी मैसेज 1 ट्रॉली का आ रहा है, कभी 2 ट्रॉली का आ रहा है। जिसके घर पे साधन नहीं था, जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है, ट्रॉली नहीं है, उसने कैसे वो मैनेज किया होगा? क्या ये बात दुष्यंत समझता है इस बात को? और अब की बार ये कह रहा है कि हम डायरेक्ट डाल देंगे, हम ब्याज दे देंगे, आप पहले गन्ने की पेमेंट करो। आप रोक तो लगाओ। ये जो इलेक्ट्रिसिटी अभी 1 अप्रैल से जो डीएपी है, डीएपी लगभग 1750 रुपये का बैग हो जाएगा। अब जब 1750 रुपये का बैग हो गया, आप उनकी कीमतों पे क्यों नहीं बोल रहे? किसान को आमदनी दोगुनी कहाँ से हो रही है? उसका तो वजन भी 5 किलो घटा दिया, 50 से 45 कर। यही तो बात हो रही है। आप 430 नए ठेके तो खोल रहे हो, लेकिन किसानों के लिए क्या कर रहे हो ये तो बताओ। सिर्फ विधानसभा में खड़े होकर बोलने से एमएसपी रहेगी, किसान क्या कह रहे हैं? आप संसद स्तर बुलाइए और उस संसद स्तर में एक लाइन लिखिए, कानून बनाइए कि एमएसपी रहेगी। यही तो किसान चाह रहा है। आपके बोलने से क्या होता है? कल दूसरी सरकार आ जाएगी, दूसरी कहेगी वो तो दुष्यंत जी ने कहा था, हम क्यों माने? तो आप ऐसा काम करो, आपको भी मानना पड़े, उनको भी मानना पड़े।
इसलिए आप लिखित में दो। और जो ये काले कानून हैं जिनके तहत अलग अलग प्रावधान हैं, जहाँ किसान कहीं जा ही नहीं सकता है, अब हर रोज़ वायरल आती है कि कोई प्राइवेट व्यापारी आया, उसने आलू खरीदा, उसने ना और चीज़ें खरीदी, 1 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़ की फसल उसने ली, और जब पेमेंट भुगतान का टाइम आया तो वो भाग गया। तो किसान किस किस के दरवाजे पे ढूंढता फिरेगा? किसान का भुगतान कौन करेगा? तो ये बात है ना, उप मुख्यमंत्री साहब को समझनी चाहिए कि जो बात किसान कह रहे हैं, सिरसा से यहाँ पे आया और लोगों ने 47,500 से ऊपर जिता दिया, उस बात का मान किसको रखना चाहिए? दुष्यंत को रखना चाहिए कि जब आज ये लोग परेशान हैं तो इनकी परेशानी में आज उनको साथ में बैठना चाहिए। जनता बुला रही है, आप आ जाओ। ये तो कुर्सी का मोह दिखा रहे हैं कि सरकार सही तरह से चल रही है, हमारा गठबंधन ठीक है। कभी अजय चौटाला कहता है कि दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में है। जेब में रखना इससे क्या होता है? क्या लिखा है उन्होंने? ये सारी राजनीति की बातें हैं, यानी सिर्फ कह रहे हैं, कर नहीं रहे। करने की बात नहीं है। ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ये वही बात है। एक सवाल और आपसे, मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी हैं हरियाणा सरकार, उनने भी अब तो ये पीछे अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेके आए, उस टाइम बिल्कुल साफ शब्दों में बोल दिया कि कानून वापस नहीं होंगे। उससे पहले मोदी जी ने कहा कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन किसानों की जो लड़ाई है, किसानों की जो जिद है कि कानून वापस नहीं तो घर वापस नहीं, तो इसका समाधान आपकी मानसिकता के किस तरीके से हो सके? क्योंकि दोनों अटल हो गए। समाधान तो देखो बातचीत से ही निकलेगा, जो संवाद है उससे ही समाधान निकलेगा। लेकिन उरे भी अब 2 बात है कि 2 मई को बंगाल चुनाव संपन्न हो जाएंगे और तब तक किसान भी अपनी फसल काट के फुर्सत में आ जाएगा। बिल्कुल, ये लोग भी बॉर्डर की तरफ जाएंगे, पहले से ज़्यादा हाजिरी बढ़ेगी, सरकार भी फुर्सत में हो जाएगी, बैठ के बात करो, निकलेगा समाधान, निकलेगा इसका। अब जो बात आई है उसमें भी बात में 2 बात लिख रही। बात में बात यह लिख रही है कि 11-12 दौर की जो मीटिंग हुई, किसानों ने तो ये कहा है, हालांकि जिस तरह चुनूनी साहब उनसे भी हमने बात करी है, अभिमन्यु कुहाड़ा उनसे भी आपने बात करी है, उनने ये कहा है कि जैसे ही हम मीटिंग में जावा, हालांकि रूल तो ये है अगर अपनी पंचायत है या कोर्ट में है, जो भी अदालत, किसी भी चीज़ की अगर 10 आदमी इकट्ठे हो गए, जड़ा बात खत्म होगी, अगली बार बात ओढ़े तो शुरू होगी। भले जैसे ही हमारी नई मीटिंग आवा है, शुरू तो मुद्दा उठा के खड़े हो जाए, बात पर तो बात नहीं लेंदे। सरकार अब न्यू कह रही है, जब 12 बार मीटिंग हुई है, किसानों ने कहा कि मीटिंग में सरकार टस से मस नहीं कर रही, ना कोई मतलब खास बात आ रही, किसानों ने बंद कर दी। अब सरकार इस बात पर कह रही, खुद दुष्यंत चौटाला ये बात करें कि किसान तैयार नहीं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। किसको आमंत्रण दिया दुष्यंत चौटाला जी ने? किस किसान नेता को, किस संगठन को उन्होंने कहा कि खुले मंच पे बहस करिए, आप फायदे समझाएं किसानों को, वो नुकसान बताएंगे क्या क्या है? बिल्कुल, तब तो मानोगे आप खुले मंच पे, आपका टाइम होगा, आपकी जगह होगी, किसान नेता वहाँ पे पहुँचेंगे, आप मध्यस्थता करिए, आप बिठाइए मोदी जी को, अमित शाह जी को और करवाइए समझौता। वो तो अभी तक आए नहीं, ना मोदी जी है ना दुष्यंत चौटाला। या रेल मंत्री आते हैं पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर जी आते हैं, कृषि मंत्री पीयूष गोयल जो रेल मंत्री वो आए हैं। इस सरकार का आप सबको पता है, इस सरकार में 2 ही चेहरे हैं, एक अमित शाह जी का और एक नरेंद्र मोदी जी का। बाकी जितने चेहरे आते हैं सारे झंडे उठाने वाले आते हैं, अपना नाम चमकाने के लिए आते हैं। जब उनके पास बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अधिकार हैं, क्या वो निर्णय ले सकते हैं? जब वो निर्णय नहीं ले सकते तो फिर उनसे बातचीत हो क्यों रही है? ऐसा क्यों नहीं कि खुद मोदी जी आके बैठ जाए 39 किसान शामिल होना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री को सोचना भाई, चाहिए। आप नुकसान गिनाए तो हम फायदा गिनाएंगे। वोटिंग वाला काम भाई, जिसके ज़्यादा होंगे उनकी मान ली जाओगे बात, ऐसा भी हो सकता है। वोटिंग क्यों है इसमें? जब किसान उसमें कमी बताएंगे। हाँ, अगर कमी ज़्यादा है तो सरकार वापस लेनी चाहिए, उन्हें बोलनी चाहिए, और अगर सरकार ने फायदा ज़्यादा गिना दिया तो फिर किसान मान लेंगे। इस तरीके सरकार तो मान चुकी है। जब सरकार कह रही है कि इसमें इतने संशोधन हो जाएं कि बिल कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा। जी सब ये तो मान रहे हैं कि कमियां हैं, और जब कमियां तभी तो संशोधन होंगे। अगर 32 संशोधन इन बिलों के अंदर हो गए तो 32 संशोधन के बाद बिल की वास्तविक जो ड्राफ्टिंग है, क्या वो ड्राफ्टिंग रहेगी? बदल जाएगी। तो ये बात इनको ही पता है, इसलिए ये पहले संशोधन पे राजी थे, बाद में इनको समझ में आया, क्योंकि ऊपर से जो इनकी लगाम खींचता है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेटिव घराने हैं, वो इनको हैंडल कर रहे हैं इस चीज़ को। कोरोना काल के अंदर कृषि एक ऐसा सेक्टर था जिसकी जो जीडीपी है वो +3 साढ़े 3 के आसपास थी, और उसी पे इन्होंने अब कब्जा करने की सोच ली। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि कोरोना काल के अंदर जब सारे लोग घरों के अंदर थे तभी अध्यादेश लेके आने पड़ गए इनको। आप लोकसभा में खुली बहस करवाते, आप किसान संगठनों को बुलाते, आप अपने ना लेवल पे आपका तंत्र है, लोगों को समझाते कि हम ऐसी व्यवस्था करें जिसमें किसानों को फायदा होगा।
आप कह रहे हैं कि किसानों को फ़ायदा होगा, किसान फ़ायदा लेना ही नहीं चाहता है। ये पहली बार हुआ है। ये एकमात्र ऐसा आंदोलन है दुनिया का जिसमें किसान कुछ मांग ही नहीं रहा है। बिल की जो सरकार ने दिया है उल्टा उसको कह रहा है कि आप अपना रख लो। ये पहला आंदोलन है। आप इतिहास उठा के देख लो, ऐसा आंदोलन कहीं नहीं हुआ कि सरकार दे रही है और किसान मना कर रहे हैं। इतना भला क्यों करना चाहते हो जब ये लोग भला चाहते ही नहीं। किसानों की अड़ाई है कि हमने यह चीज़ महंगी नहीं, सरकार धक्का तो क्यों दे रही, सिर्फ इस चीज़ की अड़ाई है। इस चीज़ की अड़ाई नहीं है। जो ये बिल हैं ये किसान के डेथ वारंट है। हर चीज़ का आप निजीकरण कर रहे हो, आपने ये भी निजीकरण कर दिया। ये जो लोग आज सस्ता अनाज मिलता है इससे पेट भर रहे हैं, ये लोग कल कहाँ जाएंगे। आज 40 रुपये किलो जो रिलायंस का बिग बाज़ार है उसके अंदर गेहूं का दाम है। क्या 40 रुपये किलो के अंदर कोई गरीब आदमी गेहूं लेके अपना पेट भर लेगा। निजीकरण में आप बोलिविया को देख लो। बोलिविया यूरोप का, लातिन अमेरिका का देश है। वहाँ पे एक बार जल विद्रोह हुआ। उस जल विद्रोह में क्या है, वहाँ की मासिक आमदनी एक आदमी की 5,000 रुपये है और वहाँ पे पानी के अधिकार एक निजी कंपनी को दे दिए। उस निजी कंपनी ने उन दामों में 4 से 5 गुना के दाम बढ़ा दिए। जिसका बिल 200 रुपये आता था उसका तो 800 1,000 रुपये हो गया। अगर 5,000 में से सिर्फ 1,000 रुपये पानी पे खर्च करना पड़े तो उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसका मकान, बाकी मूलभूत आवश्यकताओं का क्या हो। जब लोगों ने अल्टीमेटम दिया सरकार नहीं मानी और आखिर में जब सारे लोग सड़कों पे आए, बगावत हुई, तो सरकार को मानना भी पड़ा। वापिस जो जलाधिकार थे वो सरकार को अपने हाथों में लेने पड़े और उस कंपनी को वहाँ से बाहर कर दिया गया। ऐसा नेपाल के अंदर भी हुआ। नेपाल में लोकतंत्र कमज़ोर किया गया। राजा ज्ञानेंद्र ने कब्जा किया, राजा वीरेंद्र और उसके परिवार की हत्या हो गई थी। तो ऐसे में लोग सड़कों पे आ गए, जितने दल थे सारे के सारे सड़कों पे आ गए और आखिर में सरकार को वहाँ भी झुकना पड़ा। लोकतंत्र अगर जीवित है तो वो जन आंदोलन के माध्यम से है और किसान उसी जन आंदोलन के सहारे दोबारा से लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ की लड़ाई लड़ रहा है। चलिए आखिरी सवाल एक है आपसे। अविश्वास प्रस्ताव से पिछली रात जितने एमएलए सब के इंटरव्यू हो रहे थे तो पत्रकारा ने राम कुमार गौतम एमएलए जो नारायण के उनसे भी सवाल कराया था कि आप पहले बोला करते मोदी जी को तीनों वापस ले लो, अब आप बोल रहे हो कि नहीं, भला जो वो कर रहे हैं सोच समझ कर कुछ कर रहे होगे। तो उनने एक बयान दिया था कि उसके नरेंद्र मोदी की कोई मजबूरी हो तो आप न के लागे एक देश का जो राजा, देश का जो मुखिया जो चाहे वो कर सके, उसकी भी कोई मजबूरी हो उसका, यानी उसके भी ऊपर कोई पावर है। अगर देश का प्रधानमंत्री मजबूर और लाचार है तो मुझे नहीं लगता कि उसको शासन चलाने का अधिकार है। जब सारी मशीनरी उसके हाथ में है, सारा तंत्र उसके हाथ में है, तो वो लाचार कैसे हो सकता है, उसकी मजबूरी कैसे हो सकती है। या तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने साथियों को खुश करने के लिए। निजीकरण के फायदे किसको हो रहे हैं? सिर्फ 2-4 आदमियों को हो रहे हैं, बाकी तो देश ज्यों का त्यों चल रहा है। और उस निजीकरण की आड़ में अब आप हर काम धंधे को चौपट कर देंगे। 12 करोड़ से ऊपर की नौकरियां चली गई। आपने नौकरियों को बचाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं। लोगों को फार्मूला दे दिया, दिन में आप पकौड़े बनाइए, रात को आप चौकीदारी करिए। क्या ये सरकार का धर्म होता है? आप जिस देश के अंदर रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे आपने वायदा किया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो वहाँ का युवा क्या करेगा? अब तक तो 12 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। वो 12 करोड़ हुई लेकिन वो ले ली गई वापस सरकार ने। कोरोना की आड़ में वो सारे के सारे उनके ऊपर कैंचियाँ चला दी गई। शायद ये वादा उनका वापस लेने का था, देने का नहीं था। हो सकता है ये भी जुमला हो। जैसे वो कहते 15 लाख आएंगे, ये जुमला है, ये भी जुमला हो। वो कहते थे कि पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग लागू होगा, वो भी जुमला साबित हुआ। पाकिस्तान को आंखें लाल करके दिखानी चाहिए, चाइना को आंखें लाल करके दिखानी चाहिए। अब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिया। चाइना से हमने 2 किस्तें कर्ज की ले ली हैं, तीसरी किस्त भी आने वाली है। जिस देश से हम कर्जा ले रहे हैं क्या उसको लाल आंखें दिखा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो हमें कर्जा देगा वो हमारी लाल आंखें क्यों सहन करेगा? ये बात तो मोदी जी को भी समझनी चाहिए। एक तरफ कहते हैं चाइना के व्यापार का बहिष्कार करो, दूसरी तरफ कह रहे हैं उनसे कर्जा ले रहे हैं। और जब वो गलवान घाटी में आगे बढ़े, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ गए थे, पीछे हट गए। कभी कह रहे हैं कि आगे आई नहीं, जब आगे आई नहीं तो पीछे कैसे हटे? कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। देश की ना सीमा सुरक्षित है, ना देश के अंदर हालात। कल आपने बिहार के अंदर देखा होगा किस प्रकार से विधायकों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। अगर कोई गलत काम करता है तो आप उसको ना गिरफ्तार करें, लेकिन वहाँ पे बिल क्या लाया गया? बिल लाया गया अगर किसी के ऊपर शक हो जाए, शक के आधार पे किसी को भी गिरफ्तार कर लो। ये तो रोल टैक्ट हो गया। ना अपील, ना दलील, ना वकील, सीधा जेल के अंदर।
इस प्रकार के कानून लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं और लोग इसलिए सड़कों पे हैं आज। बड़ा दिल मैं कहता हूँ मोदी जी को दिखाना चाहिए, किसानों के साथ बात करनी चाहिए। और काफ़ी लंबा समय हो गया पूरे विश्व के अंदर आज किसान मुद्दा बना हुआ है। चाहे इंग्लैंड की संसद में मुद्दा उठा, कनाडा के अंदर हुआ, अमेरिका के अंदर हुआ, जर्मनी में हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ। जब ये देश किसानों का समर्थन कर सकते हैं, और अभी अभी वो आपने पढ़ा होगा कि एक देश ने वहाँ पे किसानों ने सिर्फ एक दिन मार्च निकाला और वहाँ पे MSP दे दी गई, तो अपने देश के अंदर क्या दिक्कत है? कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में कृषि करने वालों की नहीं सुन रहे हैं तो सुनेंगे किसकी फिर? चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो भाई जो सवाल थे कुछ अपने मन में थे, कुछ जनता के सवाल थे, उन पर आपने बातचीत कर ली, उसने आपने चर्चा करी है। इन बातों में आपका मानना कि एक सभ्य कमेंट के जरिए आप अपनी सोच अपनी प्रतिक्रिया जरूर दियो, और उसका आपने बात बढ़िया लगी हो तो वीडियो ना ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर दियो। और लास्ट में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कुछ साथियों के फ़ोन आवा जो सुबह शाम तक लगातार अंधेरे में, फिर मैं उलाना भी दे दिया, मेरी पर्सनल बात है। तो भाई सिर्फ एक के बात कहना चाहूँगा, पूरा दिन आप कवरेज करा, फिर वो एडिटिंग भी करनी पड़ा, रात में डालनी पड़ा, टाइम बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहा है, आंदोलन का कारण व्यस्त चल रहा है। उन तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, अगर आपने कोई ज़रूरी काम है तो आप मेरे पास SMS छोड़ दो, कॉल बैक भी मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। जय जवान जय किसान।